हेलो डॉक्टर्स, तो आज का हमारा टॉपिक है एंटी क्लॉटिंग मैकेनिज्म इन द बॉडी। तो बेसिकली हम ये समझना चाह रहे हैं कि हमारा जो ब्लड वेजल्स में फ्लो होता है, तो जब वो ब्लड वेजल्स में फ्लो होता है तब वो क्लॉट क्यों नहीं होता। लेकिन अगर कहीं भी हमारी इंजरी हो जाती है, कट लग जाता है, तो जब वो ब्लड बाहर आता है तो कुछ टाइम बाद वहां क्या हो जाता है, उस एरिया में क्या जाती है, क्लॉटिंग हो जाती है, एक रेडिश ब्राउन कलर का क्लॉट बन जाता है। तो जो ये रेडिश ब्राउन कलर का क्लॉट बन रहा है, ये हमारे आउटसाइड तो बन रहा है टिश्यू पे, लेकिन ये इनसाइड द ब्लड वेसल्स इसका फॉर्मेशन नहीं होता है। इसी को हम डिटेल में समझेंगे और इसको हम एक क्वेश्चन की तरह समझते हैं। और क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, ये हमारे ब्लड को लिक्विड फॉर्म में कैसे रखता है, इसको कोगुलेट कैसे क्यों नहीं होने देता। हमारा सवाल क्या है कि जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो हमारे ब्लड को लिक्विड फॉर्म में कैसे रखता है और इस ब्लड को क्लॉट होने से कैसे बचाता है। देखो, इस प्रोसेस में कई चीजें अपना रोल प्ले करती हैं। मैं अगर एग्जांपल के तौर पे दूं तो जो आपकी ये मान लीजिए ब्लड वेजल है, और ये ब्लड वेजल की जो इनर मोस्ट लेयर होती है इसको हम बोलते हैं एंडोथेलियम। क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम। तो ये जो लेयर है एंडोथेलियम, एक तो ये अपना रोल प्ले करती है, ठीक है। दूसरा प्लेटलेट्स क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं कुछ, क्या होते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, उनका रोल होता है, ठीक है। और प्लेटलेट्स भी एक तरह का क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है, उनका रोल होता है। और एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, एंटीकोगुलेंट्स होते हैं। एंटीकोगुलेंट्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग को रोकते हैं, ठीक है। तो कई सारी चीजें होती हैं जिनका रोल होता है इस प्रोसेस में, एंटी क्लॉटिंग में। सबको करके समझते हैं। सबसे पहले हम रोल पता करेंगे हेल्दी एंडोथेलियम का, ठीक है, हेल्दी एंडोथेलियम सेल्स का। तो सपोज करिए कि ये आपकी कोई ब्लड वेसल है, ठीक है, ये क्या है? आपकी कोई ब्लड वेसल है और ये हेल्दी ब्लड वेसल है, कहीं भी कोई चोट या इंजरी नहीं लगी हुई है, नॉर्मल हेल्दी एंडोथेलियम है इसकी, ठीक है। नॉर्मल ब्लड वेसल है और नॉर्मल हेल्दी क्या है? एंडोथेलियम है। अब देखो, इस ब्लड जो ब्लड वेसल है इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा होगा, इसके अंदर क्या हो रहा है? ब्लड फ्लो कर रहा होगा। और जब ब्लड फ्लो कर रहा होगा तो इस ब्लड में प्लेटलेट्स भी होंगी। क्या होंगी? प्लेटलेट्स। तो ये जो मैंने आपको दिखाया, सपोज करिए ये प्लेटलेट है, ये क्या है? ये प्लेटलेट है। अब इस प्लेटलेट पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स होते हैं। और जब ये रिसेप्टर एक्टिव स्टेज में होते हैं तो ये चाहते हैं कि ये जाके इस एंडोथेलियम से क्या करें? ज्वाइन कर जाएं। इस एंडोथेलियम से क्या करता है? अटैच हो जाए और वहां पे एक एग्रीगेशन बना ले। और जब एग्रीगेशन हो जाएगा तो वो एग्रीगेशन ही बाद में क्लॉट में कन्वर्ट होता है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ये आपकी हेल्दी ब्लड वेसल है, इसके अंदर क्या होंगी? प्लेटलेट्स होंगी। प्लेटलेट्स के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होंगे और वो रिसेप्टर्स जब एक्टिव स्टेज में होंगे तो वो चाहेंगे कि वो हेल्दी जो एंडोथेलियम है आपकी, वहां से यहां जाके स्टिक हो जाए। क्या कर जाए? यहां जाके स्टिक हो जाए और यहां एक एग्रीगेशन बना ले। वो ऐसा चाहेंगे। बट होता क्या है कि जो हमारी हेल्दी एंडोथेलियम होती है, ये दो केमिकल्स रिलीज करती है। कौन कौन से? नाइट्रस ऑक्साइड और PgI2। PgI2 क्या है? एक ग्लूकोल हार्मोन है प्रोस्टाग्लैंडिन का, ठीक है। तो ये दो केमिकल्स रिलीज करती है आपकी हेल्दी एंडोथेलियम। और ये जो दोनों केमिकल्स हैं, NO और PgI2, ये क्या करते हैं? इन रिसेप्टर्स को इनएक्टिव कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इन रिसेप्टर को इनएक्टिव कर देते हैं। जब ये रिसेप्टर इनएक्टिव हो जाएंगे तो इनकी जो टेंडेंसी है हेल्दी एंडोथेलियम से के साथ बाइंड होकर एग्रीगेशन करने की, तो वो क्या हो जाएगी? वो भी खत्म हो जाएगी। तो बात समझ में आ गई। तो पहला पॉइंट हमने ये डिस्कस कर दिया। दूसरा एक पॉइंट ये है कि जो आपकी जो प्लेटलेट्स हैं, इनके साइटोप्लाज्म में होता है ADH, ठीक है, ADH होता है इनके ADP, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या होता है? ADP होता है इनके साइटोप्लाज्म में, और ब्लड के प्लाज्मा में भी होता है। तो ये जो ADP होता है, ये चाहता है कि ये जो आपकी प्लेटलेट्स हैं, ये इस एंडोथेलियम के साथ ज्वाइन हो और एग्रीगेशन प्रोड्यूस करे। बात समझ में आ गई। तो जो ADP होता है, ये सपोर्ट करता है प्लेटलेट को प्लेटलेट प्लग बनाने में। प्लेटलेट प्लग क्या है? सपोज करिए कि ये आपकी कोई भी ब्लड वेसल है, ठीक है, यहां पे प्लेटलेट्स अगर इकट्ठा हो जाएं, ठीक है, यहां पे प्लेटलेट्स क्या हो जाए? इकट्ठा हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होना, ठीक है, प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होना या फिर एग्रीगेशन होना। तो आपके जो प्लेटलेट्स थी उनके अंदर जो ये ADP होता है, ये इस बात को सपोर्ट करता है कि ये जो प्लेटलेट्स हैं ये एग्रीगेट हो जाएं, एक जगह पे जाके क्या हो जाए? एग्रीगेट हो जाएं। लेकिन जो आपकी जो हेल्दी एंडोथेलियम है, ये क्या है? हेल्दी एंडोथेलियम है, ये केमिकल रिलीज करती है जिसका नाम है ADP डिफॉस्फोराइलेज। कौन सा? ADP डिफॉस्फोराइलेज, ठीक है। अब जो ADP डिफॉस्फोराइलेज होता है, ये इस ADP के एक्शन को इनहिबिट कर देता है, यानी कि एग्रीगेशन नहीं होने देता। यानी इस तरीके का जो एग्रीगेशन है एंडोथेलियम पे, वो नहीं होने देता, रिपेल करता है इनको। मतलब इस एंडोथेलियम की वॉल से चिपकने से क्या करता है? रिपेल करता है। तो इस वजह से ना तो प्राइमरी प्लेटलेट प्लग यानी प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, और प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन नहीं हो पाता तो कह सकते हैं कि ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये था रोल ऑफ एंडोथेलियम।
और क्या क्या रोल है एंडोथेलियम का वो समझिए कि जो भी एक, जैसे मान लीजिए होता क्या है कि सपोज करिए कि आपकी ब्लड वेसल है और ये एक नॉर्मल हेल्दी ब्लड वेसल है, और नॉर्मल हेल्दी ब्लड वेसल है, और सपोज करिए कि ये इनरमोस्ट लेयर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हेल्दी एंडोथेलियम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हेल्दी एंडोथेलियम बोल रहे हैं। अब तो ये जो हेल्दी एंडोथेलियम है ये क्या करती है कि इस प्लाज्मा के अंदर, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा के अंदर होता है क्लॉटिंग फैक्टर। क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर। जो अब ये दो फॉर्म में होते हैं जनरली, जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। लेकिन कभी भी अगर मान लीजिए कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिव हो जाता है, क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है, तो ये जो हेल्दी एंडोथेलियम है, ये जो हेल्दी एंडोथेलियम है, ये किसी भी एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर को अपने पास नहीं आने देती। यानी यहां से क्या करती है? इनको रिपेल करती है। यहां से क्या करती है? रिपेल करती है, अपने पास अटैच नहीं होने देती, यानी अपने पास नहीं आने देती। यानी जो हेल्दी एंडोथेलियम क्या करती है? ये रिपेल करती है एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स को। तो जो एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर है उनको अपने पास नहीं आने देती, यानी जो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस है उसको स्टार्ट नहीं होने देती है। बात समझ में आ गई? और क्या रोल है? देखो, आपने हेपेरिन वर्ड बहुत सुना होगा कि हेपेरिन जो होता है वो ब्लड एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है, यानी ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने देता हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, हेपेरिन के बारे में देखो, जो हेपेरिन होता है वो बेसिकली रिलीज किया जाता है बेसोफिल्स के द्वारा। आपके ब्लड में जो सेल्स होती है बेसोफिल्स के द्वारा और मास्ट सेल के द्वारा। किसके द्वारा? मास्ट सेल के द्वारा। और इसके साथ साथ ही ये हेल्दी एंडोथेलियम, यही जो हमारी इनरमोस्ट ब्लड वेसल की जो वॉल है, ये हेल्दी एंडोथेलियम इसके द्वारा भी रिलीज होता है। इनके द्वारा क्या रिलीज होता है? हेपेरिन। जो आपकी हेल्दी एंडोथेलियम है, ये जो रिलीज करती है हेपेरिन, वो हेपेरान सल्फेट के फॉर्म में रिलीज करती है। किसके फॉर्म में? हेपेरान सल्फेट के फॉर्म में रिलीज करती है। ये जो हेपेरान सल्फेट होता है बेसिकली ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन फिर इससे अटैच होती है। ये मान लीजिए H जो बना हुआ है ये हेपेरान सल्फेट है। ये क्या है? ये हेपेरान सल्फेट है। अब ये इनएक्टिव फॉर्म में, इस हेपेरान सल्फेट से ऐड होता है एंटीथ्रोम्बिन 3। कौन सा? एक केमिकल रिलीज होता है, एक प्रोटीन। बेसिकली क्या है? ये प्रोटीन है जो कि लिवर के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा बनाई जाती है? लिवर के द्वारा बनाई जाती है। इसका नाम है एंटीथ्रोम्बिन 3। तो इस हेपेरान सल्फेट से ये एंटीथ्रोम्बिन 3 जो होता है ये कंबाइन होता है, और जैसे ही ये इसके साथ कंबाइन होता है, ये जो हेपेरान सल्फेट था ये अब एक्टिवेटेड हो जाता है। कैसा हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है, और ये वर्क करता है डिस्ट्रॉयर का। ये किस को डिस्ट्रॉय करता है? हमारे ब्लड में जो थ्रोम्बिन प्रेजेंट होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है, और हमारे ब्लड में जो एक्टिवेटेड फैक्टर 10 और फैक्टर नंबर 11 है इनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यानी क्लोटिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था थ्रोम्बिन, क्योंकि थ्रोम्बिन ही क्या करेगा? तो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, तो आपने थ्रोम्बिन ही डिस्ट्रॉय कर दिया। फैक्टर नंबर 10 और 9 जो इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लॉटिंग के लिए उनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग होने से रोकता है। ठीक है, एक और रोल है एंडोथेलियम का ब्लड क्लॉटिंग को रोकने में, वो और समझ लेते हैं। जो आपका हेल्दी एंडोथेलियम है वो एक और प्रोटीन रिलीज करती है जिसका नाम होता है थ्रोम्बोमोड्यूलिन। क्या नाम होता है? थ्रोम्बोमोड्यूलिन। थ्रोम्बोमोड्यूलिन नाम की जो एक प्रोटीन रिलीज करता है। ठीक है, अब ये जो थ्रोम्बोमोड्यूलिन है ये एक्चुअली ज्वाइन करती है किसके साथ? ये अपने साथ ज्वाइन करती है, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज थ्रोम्बोमोड्यूलिन। ठीक है, अब ये जो थ्रोम्बोमोड्यूलिन है ये अपने साथ अटैच करती है किसको? थ्रोम्बिन के मॉलिक्यूल को, और जैसे थ्रोम्बिन के मॉलिक्यूल को अटैच करती है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है। क्या जाता है? एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये अब एक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है, और ये फिर एक्टिवेट करता है प्रोटीन सी को। एक्टिवेट करता है प्रोटीन सी। हमारे ब्लड में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम प्रोटीन सी बोलते हैं। ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन था, ये जो कॉम्प्लेक्स था थ्रोम्बिन का और थ्रोम्बोमोड्यूलिन का, ये एक्टिवेट करता है प्रोटीन सी को। किसको? प्रोटीन सी को। और जो प्रोटीन सी है वो डिस्ट्रॉयर की तरह काम करती है। किसका? फैक्टर नंबर 5 के और फैक्टर नंबर 8 के डिस्ट्रॉयर की तरह काम करती है। तो इस तरीके से जो प्रोएक्टिव प्रोटीन सी है ये किसको डिस्ट्रॉय कर देगी? फैक्टर नंबर 5 को और फैक्टर नंबर 8 को, और इस तरीके से प्रिवेंट करेगी ब्लड क्लॉटिंग को। तो इस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग को होने से रोकेगी। तो यहां तक हमने समझा था कि क्या रोल रहेगा हेल्दी एंडोथेलियम का। अब हम बात करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स की। तो हमने आपको बताया था कि हमारा जो ब्लड होता है उसमें ग्रेटर देन 50 टाइप ऑफ केमिकल पाए जाते हैं, जिसमें कुछ प्रोकोगुलेंट होते हैं। प्रोकोगुलेंट्स मतलब वो जो ब्लड क्लॉटिंग को सपोर्ट करेंगे, और कुछ क्या होते हैं? एंटी कोगुलेंट। क्या होते हैं? एंटी कोगुलेंट जो अपोज करेंगे। तो हमने बताया था कि हमारे ब्लड का जो प्लाज्मा होता है उसमें ग्रेटर देन 50 केमिकल्स पाए जाते हैं, जिसमें कुछ प्रोकोगुलेंट होते हैं यानी जो ब्लड क्लॉटिंग को सपोर्ट करेंगे, और कुछ क्या होते हैं? एंटी कोगुलेंट होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग को अपोज करते हैं। देखो, इन दोनों के बैलेंस पे डिपेंड करता है कि क्या होने वाला है। अगर प्रोकोगुलेंट डोमिनेट कर जाएंगे, अगर ये डोमिनेट कर जाएंगे तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। ठीक है,
अगर ये डोमिनेट कर जाएंगे तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। नॉर्मल कंडीशन में देखा गया है कि एंटीकोगुलेंट जो होते हैं वो डोमिनेट करते हैं, और जो प्रोकोगुलेंट्स होते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। और ये जो करते हैं एंटीकोगुलेंट जो होते हैं ये डोमिनेट कर जाते हैं, और यही रीजन है कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जो प्रोकोगुलेंट होते हैं, वो किस फॉर्म में रहते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। बात समझ में आ गई? अब बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में एंटीकोगुलेंट के बारे में। एंटीकोगुलेंट वो केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग को या तो होने से रोकते हैं, या फिर उनके ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम पीरियड होता है उसको बहुत इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एंटीकोगुलेंट, तो हम दो तरह के एंटीकोगुलेंट के बारे में बात करेंगे। एक जो नेचुरली हमारी बॉडी में बनेगा, और एक जो केमिकल सब्सटेंसेस के फॉर्म में बाहर से भी इंजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, जो एंटीकोगुलेंट हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है उसका नाम है हेपेरिन। और अब मैंने आपको बताया था कि ये किस किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? मास्ट सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। हेल्दी एंडोथेलियम भी रिलीज करती हैं, बेसोफिल भी इसको रिलीज करती हैं। अगर हम इसको केमिकली बेसिस पे देखें तो ये कंजुगेट पॉलीसैकेराइड है। क्या है? कंजुगेट पॉलीसैकेराइड है, यानी एक तरह की कॉम्प्लेक्स शुगर है। क्या है? एक तरह की कॉम्प्लेक्स शुगर है ये। ठीक है, अब ये जो अब हम बात करेंगे केमिकल सब्सटेंसेस की, जो किसकी तरह काम करते हैं? एंटीकोगुलेंट की तरह काम करते हैं। तो उसमें पहला नाम है ईडीटीए, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो ये क्या होता है? ये ब्लड एंटीकोगुलेंट होता है, केमिकल सब्सटेंस है जो इन वाइट्रो और इन वाइवो, यानी बॉडी के बाहर भी और बॉडी के अंदर दोनों ही जगह एज ए एंटीकोगुलेंट वर्क कर सकता है। बॉडी के बाहर मतलब आपने अपना ब्लड एक टेस्ट ट्यूब में लिया, अगर आप उसको ऐसे खुला छोड़ देंगे तो थोड़े टाइम बाद वो क्लॉट हो जाएगा। तो अगर आप उसमें ईडीटीए मिला देंगे तो वो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो इन वाइट्रो यानी बाहर के एनवायरनमेंट में भी एंटीकोगुलेंट की तरह वर्क करता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या है? ये किस तरह से वर्क करता है? तो आपको पता है कि हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग का कांसेप्ट हमने जब पढ़ा था उसमें कैल्शियम जो था एक क्लॉटिंग फैक्टर था। तो ये इस कैल्शियम को ब्लड से कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके ईडीटीए क्या करता है? कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके इस कैल्शियम को अपने साथ बाइंड कर लेता है। कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके ब्लड में से कैल्शियम निकाल लेता है सारा और अपने साथ जोड़ लेता है, एक टाइट बॉन्डिंग कर लेता है कैल्शियम के साथ, ताकि अब ये कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग में यूटिलाइज ना हो पाए। तो ये इसका मैकेनिज्म होता है। दूसरा जो हम बात करेंगे क्लॉटिंग फैक्टर के में, वो है ऑक्सैलेट कंपाउंड। तो सोडियम और पोटेशियम के जो ऑक्सैलेट कंपाउंड होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अब कैसे हेल्प करते हैं? सेम प्रोसीजर है कि जो सोडियम और पोटेशियम का ऑक्सैलेट था, अब ये कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम के ऑक्सैलेट बना लेंगे। और कैल्शियम के ऑक्सैलेट बनाने का मतलब है कि कैल्शियम यूटिलाइज हो चुका है, अब ब्लड में कैल्शियम नहीं बचा है। और ब्लड में कैल्शियम अगर नहीं बचा है तो फिर क्या होगा? ये ब्लड क्लॉटिंग होने से रुकेगा, क्योंकि कैल्शियम जो होता है एक वाइटल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? सिमिलरली सिट्रेट कंपाउंड के बारे में कहेंगे। सोडियम और पोटेशियम के सिट्रेट को हम एज एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं, लेकिन जब हम इसको ब्लड में डाल देते हैं तो ये कैल्शियम के साथ क्या कर जाता है? कंबाइन कर जाता है और कैल्शियम के सिट्रेट बना देता है। और सेम जैसा कि ऊपर हमने बताया था कि कैल्शियम क्या हो जाएगा? अब ब्लड से खत्म हो जाएगा और ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये थे एंटीकोगुलेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब हमने जो नेचुरल एंटीकोगुलेंट है हमारा हेपेरिन, इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं कि ये बेसिकली कैसे वर्क करता है। वैसे हम इसके बारे में आपको पहले से बता भी चुके हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म हम हेपेरिन के बारे में बताएं तो ये एक एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है और दोनों ही जगह एंटीकोगुलेंट का काम कर सकता है, इन वाइट्रो और इन वाइवो, यानी आउटसाइड एनवायरनमेंट में भी, टेस्ट ट्यूब में भी एंटीकोगुलेंट की तरह वर्क कर सकता है और हमारी बॉडी के अंदर भी। ठीक है, अब हेपेरिन जो होता है, एक तो ये इसके क्या क्या रोल होते हैं? एक तो ये इनएक्टिवेट करता है क्लॉटिंग फैक्टर 9, 10, 11 और 12 को। एक तो इस तरीके से रोकता है ब्लड क्लॉटिंग को। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि ये क्या कर देता है? सप्रेस कर देता है थ्रोम्बिन को। थ्रोम्बिन को सप्रेस कर देता है। अगर थ्रोम्बिन सप्रेस हो जाएगा तो जो आपका फाइब्रिनोजन था वो फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम किसका था? थ्रोम्बिन का काम था। अगर ये थ्रोम्बिन को ही सप्रेस कर देगा तो फाइब्रिनोजन भी फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा और क्लॉट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। ठीक है, अब हेपेरिन का अगर आप डीप में जाके जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको पहले ही यहां समझा चुका हूं, मैं एक बार दिखा देता हूं कि हेपेरिन कैसे काम करता है। वो मैंने आपको पहले समझा भी दिया है, एक बार रिपीट कर देते हैं। हेपेरिन एक्चुअली क्या करता है? एंटीथ्रोम्बिन 3 के साथ बाइंड करता है और एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट करके क्या कर देता है? फैक्टर नंबर 10A और फैक्टर नंबर 9A को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। वही चीज मैंने अब यहां सेम दे रखी है कि जो हेपेरिन है वो एक्टिवेट करता है किसको? एंटीथ्रोम्बिन 3 को, जो कि लिवर के द्वारा बना दिया जाता है, और कट करता है किसको? थ्रोम्बिन को। ठीक है, थ्रोम्बिन को, फैक्टर नंबर 10 को और फैक्टर नंबर 9 को।
ठीक है, इनको कट कर देता है और इस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग होने से रोकता है। लेकिन सपोज करो कि अगर मान लीजिए किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से आपके ब्लड के अंदर ब्लड क्लॉटिंग हो जाए, ठीक है, मान लीजिए आपकी ब्लड वेसल है और किसी भी एबनॉर्मेलिटी की वजह से मान लीजिए क्या हो जाए कि इस ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन आपकी ब्लड वेसल के अंदर हो जाए, या फिर मान लीजिए ऐसा हो कि मान लीजिए आपके इस जगह पे इंजरी हुई थी, मान लीजिए आपकी इंजरी हुई थी और यहाँ पे किसी भी ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन ये ब्लड क्लॉट यहां से उखड़ के या यहां से फिसल के मान लीजिए आपकी ब्लड स्ट्रीम में चला जाए, तो क्या होगा। और इस तरीके से ब्लड क्लॉट हमारी ब्लड वेजल्स में पर डे बनते भी रहते हैं, बहुत सारे ब्लड क्लॉट हमारी जो ब्लड वेजल्स हैं उनमें बनते रहते हैं। और मान लीजिए अगर आपकी कभी इंजरी हो जाए तो ऐसा भी होता है कि यहाँ से ब्लड क्लॉट जो होता है वो शिफ्ट कर जाता है ब्लड स्ट्रीम में। अगर हमने इस ब्लड क्लॉट को ऐसे ही अगर इस ब्लड में छोड़ दिया तो ये क्या कर देगा, किसी भी ब्लड वेजल को ब्लॉक कर देगा। और अगर इसने इंपोर्टेंट ब्लड वेजल्स को अगर मान लीजिए ब्लॉक कर दिया, जैसे जो हार्ट को जा रही है तो हमें हार्ट अटैक हो सकता है। ब्रेन को अगर मान लीजिए सप्लाई करने वाली अगर किसी भी ब्लड वेजल्स में इसने ब्लड क्लॉटिंग का फॉर्मेशन हो गया तो वो हमें कोमा में लीड कर सकता है, अल्टीमेटली डेथ भी कर सकता है। तो इसलिए जरूरी होता है कि अगर कोई भी क्लॉट ब्लड वेजल्स में बन रहा है तो इसको हम तुरंतली ब्रेक डाउन करें, ठीक है। तो इसको ब्रेक डाउन करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फाइब्रिनोलाइसिस। क्या बोलते हैं? फाइब्रिनोलाइसिस। जिसमें क्या करते हैं हम, लाइसिस करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं ब्लड क्लॉट का, जो कि किसके अंदर चला गया है, ब्लड वेजल्स के अंदर चला गया है। अब इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है एक केमिकल की, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिन या फिर फाइब्रिनोलाइसिन। अब देखो जो प्लाज्मिन या फाइब्रिनोलाइसिन है ये कैसे बनता है, एक्चुअली हमारे ब्लड के प्लाज्मा में एक प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिनोजन। अब जो प्लाज्मिनोजन है ये एक्चुअली इनएक्टिवेटेड ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि लिवर के द्वारा बनाई जाती है। इस इनएक्टिवेट ग्लाइकोप्रोटीन को हमें एक एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी इस प्लाज्मिनोजन को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्लाज्मिन में, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। अब ये कन्वर्ट कैसे होगा, ये कन्वर्ट होगा कुछ फैक्टर्स की हेल्प से, जैसे लाइसोजाइमल एंजाइम्स, थ्रोम्बिन, टीपीए यानी प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर और यूरोकाइनेज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, यूपीए और टीपीए, इन दोनों की हेल्प से ये जो इनएक्टिव प्लाज्मिनोजन है ये एक्टिव प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर ये एक्टिव प्लाज्मिन जो है ये किसकी हेल्प क्या करता है, इस क्लॉट की लाइसिस करता है, इस क्लॉट को क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। जो हमें ये टीपी है प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ये हमें मिलता है जनरली डैमेज्ड टिश्यू से या डैमेज्ड एंडोथेलियम से। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि एक फिजिकल मेथड बताना चाहेंगे जिसकी वजह से हेल्प से हम ब्लड क्लॉटिंग को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, और उसका नाम है कोल्ड। अगर आप किसी भी टिश्यू का टेम्परेचर अगर आप 5 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज कर देते हो तो वहां पे होने वाली जो ब्लड क्लॉटिंग है वो कुछ टाइम के लिए क्या हो जाती है, पोस्टपोन हो जाती है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंटी क्लॉटिंग मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। अगर इस पूरे टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।